खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स स्पेशल। मैं हूं शहजाद रजा। पूरे मुल्क में आज यौम दिफा कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। एक बात हकीकत पर मबनी है कि कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता अगर उसकी फ़ौज इंटैक्ट ना हो, साबित कदम ना हो और एक जगह उसका मोरल बहुत ज़बरदस्त ना हो, प्रोफेशनलिज्म उसमें ना हो। एक मिसाल हमारे सामने जो बिल्कुल माजी करीब या बल्कि हाल ही में उसको कहना चाहिए अफ़गानिस्तान की है कि वहाँ पे अरबों डॉलर अमेरिका ने ख़र्च किए, उनकी फ़ौज बनाई, लेकिन तालिबान ने जिस तेज़ी के साथ वहाँ पर फ़तह हासिल की तो हमें लगा कि अगर न्यूट्रल होकर तज्ज़िया किया जाए तो अगर अफ़गानिस्तान की फ़ौज मजबूत होती, मुनज़्ज़म होती तो यकीनन तालिबान इतनी आसानी से वहाँ पर टेक ओवर नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से थोड़ा माजी में चले जाएं तो मुसलमानों ने बड़े सग़ीर में बड़े अरसा हुकूमत की, लेकिन उनके आखिरी दौर में अयाम में आके हमें लगा और हमने जो पढ़ा कि उनकी जो इस तरफ तवज्जो थी वो नहायत ही कम रह गई और जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सल्तनत उनके हाथ से निकली। पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी, शुरू से माजी से उन्होंने बाज़ाब्ता जंगें भी लड़ी अपने दुश्मनों से और एक अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ बड़े तवील अरसे से वो नबर्द आज़मा रहे। और ये अनदेखा दुश्मन, मेरा इशारा यकीनन उन दहशत गर्दों की जानिब है जिन्होंने पाकिस्तान भर में एक तबाही मचा के रखी। और पाकिस्तान आर्मी से मुराद मेरे तमाम जो पाक अफ़वाज हैं, जिसमें एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, पाकिस्तान आर्मी भी है, उन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके उन दहशत गर्दों को शिकस्त दी और आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उन दहशत गर्दों का कला कमा किया। अगरचे 100% खात्मा किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं पे भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो एक अजाब हमारे ऊपर नाजिल था ख़ास तौर पे 2007 के बाद, वो अब हमें कहीं नज़र नहीं आता। और इसमें खाली पाकिस्तान आर्मी ने नहीं, पूरी कौम ने, सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान के आम आवाम ने पाक अफ़वाज का भरपूर साथ दिया और इसमें कामयाब हुए। एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ और मैं आज अपने मेहमानों से यकीनन ये सवाल करना चाहूँगा कि एक शख्स जो सर्विसेज ज्वाइन करता है, यकीनन उसको ये भी है कि उसने अपना घर बार भी चलाना है, उसने अपने बच्चों को भी पालना है, उसने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरा करनी है, लेकिन वो कोई और भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है जहाँ से उससे कहीं ज़्यादा वो पैसे हासिल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करता है कि जहाँ पर उसको ये भी एहसास है कि उसकी जान भी जा सकती है। और एक तवील फहरिस्त है हमारे शहदा की, जिसमें माजी से लेके अब तक बहुत से यंग ऑफिसर्स भी हैं, सीजन्ड हमारे ऑफिसर्स भी हैं, हमारे आम जवान भी हैं, जिन्होंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया और ये सिर्फ पैसों की खातिर नहीं किया बल्कि कौम के जज्बे, मुल्क की मोहब्बत की खातिर किया। सो आज हम उनको सल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं आज यौम दिफा के मौके पे। और ख़ाली ये लफ्ज़ों की बात नहीं है, यकीनन दिल से उनके लिए इज़्ज़त है और इसी पे गुफ्तगू करेंगे। एक सेरेमनी भी अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होगी जिसको आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए ये चंद बुनियादी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के हवाले से और इस जज्बे के हवाले से मैं इस प्रोग्राम में उठाना चाहूँगा। और थोड़ा सा हम जिक्र यकीनन करेंगे जो पाकिस्तान के हमसाया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान का। मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ। एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। एहसान टीपू महसूद साहब हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पे हमें रियर एडमिरल सलीम अख्तर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब आपसे मैं आगाज़ करूँ, अगर ये जो मैंने बात की थी कि आते हैं लोग बड़े रिगरस किस्म के टेस्ट से गुजरते हैं, फ़िज़िकल एक टेस्ट होता है, उसके अलावा अगर आपने कमीशन लेना है तो उसके लिए मुख्तलिफ आपको चीज़ों से मतलब फ़िल्टर से गुजारा जाता है सारा कुछ। शौक़ होता है खाली, या ये है कि जी वर्दी पहन लेंगे, टोपी पहन लेंगे, इज़्ज़त भी होगी और मतलब? देखें, जब कोई यंगस्टर अपने लिए कैरियर का इंतखाब करता है तो उसकी अपना एप्टीट्यूड या उसके जो मिलान तबाह होता है, वो उसकी एक कंसिड्रेशन तो बाहर होती है, लेकिन दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स के अलावा जैसे आपने जिक्र किया सैलरी का या फैसिलिटीज़ का, जो प्राइम मेरा ख्याल है पिविटल इसमें रोल होता है, वो ये है कि जिस कैरियर को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके साथ एक प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है, उसकी एक मुआशरे में जो है उसकी ऑनर क्या है, तो वो फिर सुपरसीड करती है आपके बाकी सारे पैरामीटर्स को कि आप। और फोर्सेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक नौकरी नहीं है, ये एक जॉब नहीं है, ये एक फुल टाइम 24/7 कमिटमेंट है और एक लाइफस्टाइल है। तो
उसमें बाकी सारी चीज़ें भी शामिल हैं। इसमें जो मैंने फ़िल्टर का जिक्र किया, आप एयरफोर्स से आपका ताल्लुक़ रहा है, आप एवीएम के ओहदे तक गए, बनिस्बत हमें लगता है कुछ ऐसे शोबे हैं आर्म फोर्सेस के जहां जाना ज़रा मुश्किल है, जैसे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, या अगर आपने जीडी पायलट बनना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए, आपका शार्प माइंड होना चाहिए, आपकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो लोग ऑप्ट करते हैं और रह जाते हैं, एक मायूसी का अंसर तो आता है, उनके लिए क्या आप मशवरा? देखिए, हर शख्स को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी होती हैं और हर शख्स में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये हालात पे डिपेंड करता है, उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके मुताबिक उसमें बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल होती है। हमारे यहाँ फोर्सेस में जो कुछ प्रोफेशंस का आपने जिक्र किया, एक्चुअली उसमें जो फिज़िकल मेंटल जो चैलेंजेस हैं वो इतने नॉर्मस हैं कि उसके लिए आप बिल्कुल एक राजाते शख्स को सिलेक्ट करके उसको वो उस काम के लिए इंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक जो है ना बिफिटिंग मैच है उन चैलेंजेस का कि जिसको आपने अपनी तरबियत के दौरान और उसके बाद करियर के दौरान आपने फेस करना है और आपकी अपनी सलाहियतों का। और अगर इसमें एक किसी जगह पे एक मैच होता है तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है जी, उसमें कोई भी आ सकता है। वेरी राइट। चौधरी साहब, ज़रा एडमिरल साहब से गुफ्तगू करके आपकी जानिब में आता हूँ। एडमिरल साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि पाक बहरिया की कुर्बानियाँ भी बहुत हैं और कारनामे भी बहुत हैं। आपने बाज़ाब्ता जंगों में भी बड़ा हिस्सा लिया और उसके बाद दहशतगर्दी का भी आपने सामना किया। तो लेकिन एक आम आदमी के लिए जो इस्लामाबाद या किसी ऐसे इलाके में बैठा है, उसको पाक बहरिया आर्मी तो आपको यकीनन नज़र आती है, उसका एक किरदार भी है पाकिस्तान के जो जितने भी ये बरी इलाके हैं, लेकिन पाक बहरिया का तस्वुर आते ही समंदर का एक जिक्र आ जाता है। तो पाक बहरिया की इंपॉर्टेंस ज़रा थोड़ी सी बताइएगा। पाकिस्तान उन ममालिक में है कि उसकी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी नहीं है, जैसे एक हमारा हमसाया मुल्क की है या सुपर पावर की है, चीन की है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहरिया का काम कैसा है और मतलब कितना अहम है? देखें जी, जब पाकिस्तान का वजूद आया, पार्टीशन जब हुई तो नेवी सीनियर मोस्ट सर्विस थी और उसकी एक वजह यह थी कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने नेवी को नंबर 1 रखा हुआ था और इंडिया ने भी जब पार्टीशन हुई तो सबसे ज्यादा जो उन्होंने एम्फेसिस दिया जो वो नेवी पे दिया, क्योंकि वो बहरे हिंद को और उसको पूरा अपना हेजेमोनिक जो उनकी डिजाइन थे उसके लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करके तो कंट्रोल करना चाह रहे थे। पाक बहरिया का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि 95% आपकी जो ट्रेड है वो समंदर के रास्ते होती है। आपके पास जो है अगर जंग तवील भी लड़नी है तो उसके लिए आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आमदोरफ्त जो है, जो दरामद बरामद होती है वो खुली रहे। और नेवी के जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो है उसकी दरामद बरामद जो मुल्क की हो रही है, जो तेल ने आना है जिसके बगैर हम नहीं जी सकते 15 दिन से भी ज्यादा, तो इसलिए उसके लिए बहुत अहमियत होती है। तो ये जो किरदार है नेवी का वो बहुत अहम है किसी भी जंग के अंदर भी। लेकिन अभी आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ दरामद और बरामद पे नहीं बात होती, ट्रेड की बात नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। चैलेंजेस कैसे आ गए हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग होती है, पायरेसी बहुत बड़ा एक नुमाया किस्म का पहलू सामने आया पिछले सालों में और आपने देखा कि पायरेसी ने क्या रोल प्ले किया इधर। तो ये जो मैरीटाइम टेररिज्म है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। और जब अब सीपैक के आने से तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि जो सीवर डिफेंस है या उधर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो पाक बहरिया ने करनी है। असल में नेवी जो है क्योंकि समंदर में महदूद रहती है, इसलिए उसकी प्रोजेक्शन परहैप्स इस लिहाज से नहीं होती। हालांकि हमारे पास 1000 किलोमीटर की जो है ना वो कोस्ट लाइन है, बेशक इंडिया के मुकाबले में कम हो, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत मुल्क हैं कि जिसके पास 2,90,000 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसके अंदर मादनियात, जिसके अंदर जो जितनी भी वेल्थ है वो आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ब्लू इकोनॉमी एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो इस लिहाज से नेवी की, पाक बहरिया की बहुत ज्यादा अहमियत है। और हमारे यहाँ जो है क्योंकि पेशावर KPK पूरी दुनिया जो है मुल्क से सेलर्स और ऑफिसर्स जो है वो आते हैं,
मैंने खुद जो है अपनी, हालांकि जैसे आपने पहले सवाल एयर मार्शल साहब से कर रहे थे और बड़ा कि जी कैसे क्यों ज्वाइन करते हैं, तो लेट मी टेल यू, जैसे मेरे एक तो माहौल भी होता है, जैसे मेरे फादर सिविलियन थे, एयरफोर्स में थे, तो मैंने एयरफोर्स में जाना चाहिए था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरिफ खान, वो बेसिकली जीडी पायलट, उसने शहादत नोश की और मुझे बड़ा फख्र है उसके ऊपर। इसी तरह मैंने अपने तौर पे नेवी और बहरिया का सिलेक्शन की, मेरे दो भाई आर्मी में गए। तो हम लोग जो है एक जज्बा जो होता है ना, वो जज्बा सबसे पहले एक जवान जो है उसमें होता है कि मैंने अपने मुल्क की खातिर जो है ना कुछ करना है। तो उसके लिए ये सबसे चारों तरफ वो जब अतराफ में देखता है तो ये एक सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है, नहीं मेरा ख्याल ये सबसे बेहतर जो है ना, ये एक प्रोफेशन जाना चाहिए और वो जोश और जज्बा जो पीछे होता है। वापस आपकी जानिब में आता हूँ जरा। जी मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। अजीम चौधरी साहब, ये ज़रा बताइए, आप एक अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, बड़े नशेब व फराज देखे आपने पाकिस्तान में, हुकूमतें आती जाती देखी, फ़ौजी हुकूमतें भी देखी, लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल जो एक जज्बा है, शायद ये सोशल मीडिया की वजह से ज़रा ज़्यादा एक्सेसिबल है हमारे लिए, नज़र आता है कि जो हमारे यंग जनरेशन है जिस तरीके से वो उनको रिवियर कर रही है, उनको अहमियत दे रही है, हमारे शहदा को, हमारे गाजियों को, और जो एक सिंसिरिटी, एक लॉयल्टी की एक आपको एक जो है ना एक रूह नज़र आ रही होती है। माजी में भी यही था, मतलब इसी तरीके से हम किया करते थे, या ये सिर्फ आज का ही कोई फिनोमिनन है? बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जंगे बदर, ओहद, खंदक, जब मुझे ये पढ़ाया जाता है दीनियात में, तो मेरा सोया हुआ ज़मीर वो भी जाग उठता है। मेरे अंदर एक जज्बा शहादत पैदा हो जाता है। मुझ में एक आरज़ू होती है, एक तड़प होती है, एक लगन होती है। और फिर जब मुझे ये कहा जाता है कि माँ ने पुकारा और अगर मैं कफन की बजाय परचम में लिपट गया तो माँ राज़ी हो जाएगी, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं गाजी हूँगा। और कुरान कहता है कि शोहदा मरते नहीं हैं। दुरुस्त। जब ये मेरे पास जज्बा होगा, ये मेरे पास ईमान होगा, ये मेरी कदर होगी, ये मेरे दीन का हिस्सा होगा, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, और एक बेहतर मुस्तकबिल भी होगा जिसमें मुझे बगैर किसी बड़ी वजह के निकाला नहीं जाएगा। तो मुझे बताएं कि मैं अपने जज्बे के साथ, अपने जुनून के साथ, और फिर मेरा दुश्मन जिसके बारे में पूरी तारीख भरी हुई है कि वो किस तरह की चाल चलता है, किस तरह का काम करता है, किस तरह हमें तबाह और बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, तो फिर मैं और क्या रास्ता इख्तियार करूँगा? मेरे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अगर 92 साल का सैयद अली गिलानी ये कहते कहते चला गया कि पाकिस्तान मेरा है और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो बताइए कि इस वतन के लिए, इस दीन के लिए, इस टुकड़े के लिए जिसको अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए बनाया गया था, इससे बड़ा जज्बा, इससे बड़ा कैरियर क्या हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल सही किया, लेकिन आजकल कुछ हलकों में एक फैशन भी बन गया है कि मतलब अगर पाक अफवाज के बारे में कुछ ऐसी बातें करना जो नामुनासिब हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो एक फैशन है और लोग उसको करते हैं और एक स्टेटस सिंबल के तौर पे उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 300-400-500 अफराद होंगे जिनके करैक्टर के हवाले से हम गाली निकालने की या बदतमीजी करने की या बुरा कहने की कोशिश करते हैं। वो 70,000 जो भी रिसेंटली जिन्होंने अपनी जानें दी, जिनके जनाजों में मैं और आप हम सब शरीक हुए, बिल्कुल, और हम सब आप दीदा हुए। जिस दिन एपीएस का वाकया हुआ, वो कौन सी आंख थी जो रोई नहीं? वो कौन सा दिल था जिसमें कसक नहीं थी? वो कौन था जो तड़प नहीं रहा था? क्या उनको मैं बुरा कहूंगा? बिल्कुल सही। वो मेरा मुस्तकबिल है। बिल्कुल। मैं रात को आराम से सोता हूँ, मेरा पूरा वतन रात को आराम से सोता है, और मेरा दुश्मन मुझे जगाना चाहता है। मेरे जवान वो रात को जाग कर मेरी हिफाजत करते हैं। सही कहा, बिल्कुल। एहसान साहब, ये ज़रा बताइए कि
आप अफ़गानिस्तान के उमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं और दहशतगर्दी के मामलात पर भी आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की, तो हमारी आर्मी ने, जैसे मैंने पहले कहा, खाली रेगुलर वॉर्स नहीं लड़ी उन्होंने, ये इस किस्म की गुरिल्ला वॉर्स या अनदेखा दुश्मन और पता नहीं कहाँ से वो आपको हमला आवर हो जाएगा। सो ये क्वालिटीज़, ये खासियत जो है बहुत कम ऐसी दुनिया में आर्मीज़ हैं जिनमें पाई जाती है। इस सारे प्रोसेस ने, हमें नुकसान तो बहुत हुआ, पैसों का नुकसान जो कि पूरा हो सकता है, लेकिन जो जानों का नुकसान जिसका अजीम चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे उसका कोई मदावा नहीं कर सकता। लेकिन इसका आप क्या समझते हैं कि बेनिफिट क्या हुआ कि इतनी तवील जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक कामयाब जंग लड़ी? हाँ, बिल्कुल। रेगुलर वार तो पाकिस्तान ने यानी बड़ी जंग लड़ी है, इंडिया के साथ भी लड़ी है, लेकिन एसिमेट्रिक वारफेयर जिस तरह किसी गुरिल्ला मूवमेंट के खिलाफ या इंसर्जेंसी के खिलाफ, तो वो बहुत बड़ा टेस्ट था पाकिस्तान आर्मी के लिए भी। और इनिशियली यानी हमें फील भी हो रहा था कि वो उस तरीके से चीज़ें डील नहीं हो रही जिस तरह यानी होनी चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं, यूएस आर्मी के लिए भी, और रीजन में जितने हैं, जिस तरह इंडियन आर्मी कश्मीर के हवाले से वो भी एक तरह से वो बेबस थी। लेकिन जितनी जल्दी से पाकिस्तान ने वो चीज़, उस चीज़ पे कमांड हासिल किया, और एक ऐसी इंसर्जेंसी जो कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी और आइडियोलॉजिकल इंसर्जेंसी थी, यानी यहाँ पे भी हमारी आर्मी में भी ये चीज़ कि जिहाद के लिए, शहादत के लिए, और वहाँ से भी यही चीज़ें हो रही थी कि ये शहादत है, इनके खिलाफ लड़ना, सब चीज़ें। तो वो जो एक आइडियोलॉजिकल बैरियर था या उनको काउंटर करना, वो बहुत एक मुश्किल था। यानी जब जितनी भी हमारी बातें हुई जो वहाँ पे ऑपरेशनली कमांड कर चुके हैं या इंटेलिजेंस लेवल पे रह चुके हैं, तो उनका भी यही था कि सबसे जो हमें टफ टाइम मिलता था वो आइडियोलॉजी को काउंटर करने के अलावा के तरफ से मिलता था। और उसमें जिस तरह आपने वो शुरू में कंपैरिजन ड्रॉ किया अफगान आर्मी के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ, वो यानी बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि एक मुल्क की सर्वाइवल वो आर्मी, और आर्मी के पीछे पूरी कौम खड़ी होती है। और अफगान आर्मी में हमें वो चीज़ें नज़र आई कि वेल इक्विप्ड भी थे, वो वेल ट्रेन भी थे, पैसा भी खूब था, लेकिन ये एक डिसिप्लिन की कमी थी, और उसके पीछे कौम, यानी कौम भी उस तरह से नहीं थी, और लीडरशिप जो थी, जो उनको गाइड करने वाली थी, वो खुद अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में उन्होंने जो कौम के साथ करना था वो उन्होंने किया। अशरफ गनी, हामिद करजई या उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, बिल्कुल। अब कल जो उनके जनरल बिस्मिल्लाह खान है जो कि अभी अपॉइंट हुए थे, अशरफ गनी ने ये 1 महीना पहले, और डिफेंस मिनिस्टर थे, वो ट्वीट कर रहे हैं कि अभी टाइम आ गया है कि अफगानिस्तान को इतने क्लाइंट्स पे उनको डिवाइड किया जाए। तो ये उनका लेवल था उनकी लीडरशिप का, और वो ये चीज़ें अफगानिस्तान में थी जिसकी वजह से उसकी पूरी आर्मी यानी वो 2 महीने में टॉपल हो गई और तालिबान ने काबुल पे कब्जा भी किया। लेकिन यहाँ पे हमारी जितनी भी यानी वो आप पॉलिटिकल लीडरशिप देख लें या मिलिट्री लीडरशिप या बाकी जो हैं, तो उनकी तरफ से एक सपोर्ट मिली है पाकिस्तान। और ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो पाक अफवाज है उनका काम इसलिए भी ज़रा मुश्किल हुआ, एक तो ये कि अनदेखा दुश्मन, इंसर्जेंसी की तरफ जो आपने इशारा किया, दूसरा जिस तरीके से उन्होंने उन इलाके के लोगों की, या चाहे वो एक दहशतगर्द है, कोई सुसाइड बॉम्बर है, या वैसे वो जंगजू है, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग की और ख़ास तौर पर प्रोपोगेंडा किया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने अपने ज़रा इस्तेमाल करके, तो ना सिर्फ एक तरफ आर्मी को बाज़ाब्ता फिजिकली अटैक किया, बल्कि ये प्रोपोगेंडा करके मिलाइन करने की कोशिश की कि क्या जंग लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। यानी आइडियोलॉजिकली भी उन पे अटैक हुआ, तो वो दोनों फ्रंट पे संभालना वो वाकई एक बहुत मुश्किल टास्क था, जो कि उसमें आर्मी कामयाब रही। लेकिन अब वो जो एक है आइडियोलॉजिकल फ्रंट, वो अभी तक भी, यानी मैं तो कवर कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो वो अभी तक इंटैक्ट भी है, और वो अभी तक यानी एक एलिमेंट है कि जिसकी वजह से वो इंसर्जेंसी दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक। एवीएम साहब, ये फरमाइएगा कि जो शहदा की फैमिलीज़ हैं, आप यकीनन उनसे मिलते होंगे, ड्यूरिंग सर्विसेज भी बहुत मिलते रहे होंगे, अभी भी आपकी यकीनन मुलाकात रहती होगी, तो क्या उनका जज्बा क्या होता है कि एक तरफ तो यकीनन हम उनके साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं कि इतने बहादुर वालदैन या बहन भाई, लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब वो जो सेक्रीफाइस करने के बाद उनकी फीलिंग, इमोशंस, ये तो मैं अर्ज़ करता हूँ जी, लेकिन उससे पहले ब्रीफली जो अजीम चौधरी साहब ने बात की, इन्होंने इस्लामी तारीख़ का हवाला दिया, तो बदर में 2 बच्चे जो हैं वो अपने पंजों के बल खड़े होके, माऊज़ और माज जो हैं वो सिलेक्शन के लिए जो है ना कोशिश करते हैं, ये जज्बा था। और फिर उन्हीं में से एक जो है वो अबू जहल को जहन्नम रसीद करता है, और यही जज्बा जो है ना, ये हमारी इस्लामी तारीख़ में जो भी हमारा दरख्शां पीरियड है और पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री में ये जज्बा यकीनन प्रीडोमिनेंटली रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरमियान में हमारे ऊपर जब एक हाइब्रिड वॉर मुसल्लत की गई, तो एक नैरेटिव को भी परवान चढ़ाया गया जिसमें अमन की आशा, और बल्कि मैं बड़ी शर्मिंदगी से ये बात कहूँगा कि हमारे
एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी कि जी बॉर्डर ये तो नक्शे पे एक लकीर है और हम एक ही ओरिजिन के हैं। तो जब आप इस तरह के जो है मायोपिक विजन के साथ जब आप बात करें तो शायद जो आपकी यंग जनरेशन है वो उस सकाफती यलगार के नतीजे में और इन सारे बयानियों की बैकग्राउंड में शायद वो धुंधला जाता जज्बा। इस चीज़ का मैं क्रेडिट अब दुश्मन को ही देता हूँ कि जब दुश्मन जो है वो परेड लेन की मस्जिद तक पहुँच गया, जब वो APS तक पहुँच गया, तो फिर वो जज्बा हर घर में रिवाइव हो गया। फिर वो जो दरमियान में एक पीरियड था ना जिसमें शायद इस पे कोई धुंध पड़ गई थी या डस्ट पड़ गई थी 65-71 के बाद, हम भूल गए थे कि दुश्मन ने हमारा एक बाजू काट दिया था 71 में, वो सारे जज्बे जवान हो गए। अच्छा, शुहदा की फैमिलीज़ की आप बात करें तो हमारे PF के कुछ यंग ऑफिसर्स एक बस में ट्रैवल कर रहे थे ट्रेनिंग पे जाते हुए, तो उनके ऊपर अटैक हुआ। उसमें 8 जो यंगस्टर्स हैं मौके पे शहीद हुए और कुछ शदीद ज़ख्मी और बाद में उनमें से शहादतें हुई। तो उनमें से एक बच्चे के घर ताज़ियत के लिए हमारे एयर ऑफिसर कमांडिंग गए, तो वहाँ पे उनको पैगाम मिला कि बच्चे की माँ जो है वो एयर मार्शल साहब से मिलना चाहती है। तो अब एक दुनियावी हिसाब से आप देखें तो ऐसे मौके पे जब बच्चे को अभी अल्लाह के सुपुर्द किए हुए चंद दिन हुए हों, तो आप एक माँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे मौजूद सब लोगों एक सन्नाटे में आ गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए जब उस माँ ने ये पैगाम दिया कि जी मेरा एक बेटा अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है और दूसरा बच्चा FSC में कर रहा है, किसी तरह उसको भी पाक फ़ौज में ज्वाइन करने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो ये जज्बा है जब माएँ, जब बहनें, जब जो है ना पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपने बच्चों को, और आप ये देखिए कि किसी और प्रोफेशन के आप कंपैरिजन कर रहे थे, किसी और प्रोफेशन में जो है जिसमें इतना इमिनेंट रिस्क या थ्रेट हो, उसमें हमारे यहाँ आर्मी में बिलखुसूस और एयरफोर्स में भी, अब तो माशाल्लाह नेवी में भी ऐसे घराने हैं जिसमें 4 जनरेशन जो है ना वो फौज में है। यानी दादे की शहादत के बाद, बाप की शहादत के बाद माँ ने, आज हम एयरफोर्स के हवाले से अगर बात करें तो ख्वाजा यूनुस हसन शहीद, उनके 2 बच्चे एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल और एयर कमोडोर बन के जो उस पहुँचे, और उनकी वालदा ने जवानी की जो वो विडो हुई, उन्होंने अपना सर फ़ख्र से बुलंद रखा और सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत की, क्योंकि ये जज्बा है। ये देखें, जज्बा इनफरादी भी होता है और कौम का इज्तिमाई भी होता है, और सारी कौम मिल के लड़ती है तो फिर अल्लाह की तरफ से फतह नसीब होती है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। एक वक्फा नाज़रीन लेना है, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, साथ रहिएगा। गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा। आपकी बात भी कोई टाल सकता है? तो अब लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली। एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा। मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। आए SOPs पर अमल करें और जल्द अज जल्द खुद को और अपने खानदान को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। हम हैं मुहाफिज सेहतमंद पाकिस्तान के। ये पैगाम BSO की जानिब से मफाद आमा में नशर किया गया।
पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की टोपी हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है यौम दिफा पे पाक अफवाज की कुर्बानियों पर, उनके कारनामों पर। रियर एडमिरल सलीम अख्तर साहब, एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब, अजीम चौधरी साहब और एहसान टीपू महसूद साहब मौजूद हैं। एडमिरल साहब, ये अभी बात हो रही थी कि शौहदा के ख़ानदान, उनका जज्बा, कोई अगर उनके घर से कोई शहादत के रुतबे पर फाइज भी हो जाए लेकिन उनका ज़्यादा उनका जो है वो जज्बा जो है बुलंद हो जाता है। इसकी एक मिसाल दी अभी एयर वाइस मार्शल साहब ने। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी में यकीनन पाकिस्तान भर से लोग जो हैं, चाहे वो नौजवान हो, ख़वातीन हो, वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ इलाके पाकिस्तान के जहाँ पे पाक अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है। एक दफ़ा जब कोई शख्स, चाहे उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, केपी से हो, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं से भी हो, एक दफ़ा पाकिस्तान आर्मी में अगर आ गया तो किसी किस्म की कोई तफरीक तो नहीं होती। मतलब ये हमने महसूस भी किया, देखा भी, सुना भी, लेकिन प्रोपोगंडा फिर भी होता है। ज़रा थोड़ा सा बता दें कि एक दफ़ा आपने कोई फोर्स ज्वाइन कर ली, उसके बाद आप उस फोर्स का हिस्सा और पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, ये बहुत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी पर भी हर पाकिस्तान के लोग आते हैं, चाहे वो जिस उससे ताल्लुक रखते हों, मजहब से, फिके से, जो भी है। जब एक दफा नेवी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली तो उसके बाद जो है ये जो हम सोचते हैं ना, जो प्रोपेगेंडा या चीजें, ये सब खत्म हो जाती हैं। कभी आज तक 40 साल मैंने नौकरी की है, अपना सर्विस की है नेवी के अंदर, आज तक कभी महसूस नहीं हुआ कि कौन किस फिक्र की, ऐसी दोस्ती, ऐसी यारी, ऐसे साथ मिल के काम होता है कि ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता। पाकिस्तान नेवी ने एक चीज बहुत अच्छी की जो कि मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, वो ये कि बलूचिस्तान को हम समझते हैं कि वहां से कम लोग आते हैं फोर्सेस के अंदर। चुनाचे क्या किया गया कि हमने एक कैडेट कॉलेज ओरमारा में सेटअप किया। वहां से हमने बलूचिस्तान के बच्चे जो हैं उनको उस कैडेट कॉलेज में लेके गए, और अब जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि वही बच्चे पाक बहरिया में कमीशन हासिल कर रहे हैं और वो ज्वाइन कर रहे हैं और वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। बात है जो कि हुई है, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और अभी बहरहाल तीनों फोर्सेस के अंदर इस चीज का स्पेशली ख्याल किया जाता है कि जो जिस इलाके से लोग पहले नहीं आते थे या नहीं थे, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो लेकिन जब आप फोर्सेस में आके एक ट्रेनिंग के दौर से गुजरते हैं ना, वो ट्रेनिंग के अंदर ये मेरा ख्याल ये चीज इनकलकेट हो जाती है, जहां आप लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल इसी से रिलेटेड, जो अभी थोड़ी देर पहले एहसान साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि जो हमारा दुश्मन, खास तौर पे जो दहशतगर्द हैं, जो इंसर्जेंसी का हमें सामना रहा है, तो एक तो वो हमारे ऊपर फिजिकल अटैक हमारी फोर्सेस पे करते रहे, सिविलियंस पे, दूसरा आइडियोलॉजिकल अटैक्स। तो जो हमारे कैडेट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे या वो किसी ऐसे इलाके से आ रहे हैं कि जहाँ की एक तारीख है या वहाँ पे लोगों का एक मिजाज भी है, तो बात यह कि अगर जब वो आते हैं, इस चीज़ पर उन्हें आप कैसे तैयार करते हैं कि अगर एक ऐसा, दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन है आपका जो इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है, तो नए कच्चे जहन है, बच्चे हैं, नए नया कमीशन लेते हैं, तो यकीनन उनकी भी जहन साजी करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं? देखिए जी, ये जब अकेडमीज में जाते हैं बच्चे, तो ये चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा ना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात हो रही है, आपने जो बात नुक्ता उठाया है वो उसमें स्पेशली जब उस ट्रेनिंग के उससे गुजरते हैं वो, तो आप ये यकीन माने कि उसको इतना अच्छा तैयार किया जाता है कि उसके दिमाग से ये चीज निकाल दी, और ये वो जहन होता है कि जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे कि इन लोग दहशतगर्दों ने
यंग जनरेशन को लेके और उनको ब्रेन वॉश करके और इस तरह तैयार करते हैं कि उनके दिमाग में दूसरी चीज नहीं आती। यही तरीका है कि जब हम इन यंग ऑफिसर्स को, कैडेट्स को लेके एकेडमीज में आते हैं, उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं, तो यही वो चीज है जो हम तैयार करना चाह रहे हैं, जहां उनके अंदर फर्स्ट पाकिस्तानी और फिर कुछ और यही जाके लोग जब वापस अपने शहरों में, अपने गाँव में और इन जगहों पे जाते हैं तो अपने साथ ये मैसेज लेके जाते हैं और वो फिर उन्हीं को देख के दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी ये जो कामयाबी हुई है हमें इन टर्म्स ऑफ यही बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों से जो कैडेट्स वगैरह को हमने लेके आए हैं, तो बड़ा अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। और बल्कि आपने देखा होगा पाक बहरिया ने एक छोटा सीरियल सा भी बनाया है इसके ऊपर, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये कैडेट जो है इधर से आता है और आके यहाँ ऑफिसर बन जाता है और उसके बाद जब मिशन पे जाता है तो उसी का भाई वेरी राइट जो है वो स्मगलर की बोर्ड को करते हैं तो उसमें नहीं मिलता पॉइंट टेकन एडमिरल साहब, और उसके खिलाफ किस जज्बे के जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सारा चीजें इस बात की निशानदेही करती है, आप उनको तैयार करते हैं। अजीम चौधरी साहब, आप कुछ निशाने हैदर के बारे में कहना चाह रहे थे? मैं एक पहले बात कह लूँ फिर मैं निशाने हैदर पर गुजारिश करता हूँ। देखिए, हम बहुत मुनफरिद उम्मत हैं। हमारा मुकाबला दुनिया के दीगर तमाम मज़ाहिब से वक्तन फ़वक्तन कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता रहा। ठीक, वो कुफ़ार हो, वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो हिंदू हो या कोई और हो। ठीक, दुनिया की किसी और दीन तो खैर है ही हमारा, दुनिया के किसी मज़हब के साथ बाकी मज़ाहिब के लोग इस तरह नहीं टकराए जिस तरह हमारे साथ टकराए। हमारे पास जुर्रत और बहादुरी की जो मिसालें हैं उसमें हज़रत अली की मिसाल बहुत बड़ी मिसाल है। और हमने जो अपना सबसे बड़ा अवार्ड रख रखा है आर्मी का या फौज के हवाले से, वो हज़रत अली की निस्बत से हमने रख रखा हुआ है। हज़रत अली के नाम के साथ हैदर का लफ्ज़ लाजिम मज़लूम है, और हमने अपने सबसे बड़े निशान को निशान हैदर जुर्रत के साथ, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, और जिन लोगों को ये निशान मिले हैं उनकी फैमिली से पूछ लीजिए या किसी भी जवान से पूछ लें कि क्या तुम्हें तमन्ना है कि तुम्हें ये निशान मिले, तो वह तड़प कर ये कहेगा कि क्यों नहीं। जब हमारे अंदर ये तड़प मौजूद है और दीगर मज़ाहिब के साथ हमारा ये सिलसिला रहा है और अब भी मौजूद है, अब हमारा छुपा दुश्मन, हमारा खुला दुश्मन, ये दोनों हमारे सामने आ चुके हुए हैं कि ये किस किस तरह का हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम उन हरबों के लिए अब तैयार हैं। जो कुछ हम पर आजमाया गया, अब हम वो आजमाने के लिए रिवर्स टेक्नोलॉजी में जाने वाले हैं। एक सवाल मैं अजीम चौधरी साहब, पहले आप और एहसान साहब इस पे आप भी इज़हार ख्याल कीजिएगा। जो हमारे कुछ दोस्त हैं फौज में, अगर कभी उनके साथ वैसे गुफ्तगू हो तो एक कंसर्न मुझे फील होता है कि आप, क्योंकि जो हमारे जवान हैं या ऑफिसर्स हैं वो तो एक जज्बे के तहत लड़ते हैं, चाहे वो देखने वाले दुश्मन या अनदेखे दुश्मन के साथ वो लड़ाई लड़ें। लेकिन बाज़ औक़ात पे कुछ हमारी क़यादत हैं वो फ़ैसला करती हैं कि अगर हमने अपने किसी दुश्मन से मुज़ाकरात करने हैं, कोई बातचीत करने हैं, कोई ऐसी गुफ्तगू होती है कि जिससे एक अपीज़मेंट का जो पहलू जो है वो नज़र आता है। सो वो जो कुर्बानियाँ दी हैं या वो दुश्मन जिसने हमारे जवानों को शहीद किया है और बड़ी समटाइम्स बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया है, सो वो उनमें कुछ एक कंसर्न पाया जाता है जो कि नेचुरल है। सो ये किस हद तक आप समझते हैं कि चीज़ है कि फ़ैसला तो आमतौर पे जो आपके मुल्क के हुक्मरान हैं उन्होंने करना है, लेकिन फिर भी क्या इनका जो कंसर्न है उसको देखना भी ज़रूरी नहीं है? दो मिसालें हैं मेरे सामने। एक तो फतेह मक्का की है, अबू सुफियान को भी छोड़ दिया गया, उसकी अहलिया को भी छोड़ दिया गया, कहा मेरे सामने मत आओ। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि जिसने वो जुल्म किया जो दुनिया में कोई और शख्स कर नहीं सका, और किसके साथ किया? दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत के साथ, उसको भी माफ कर दिया। तो दुश्मन को माफ कर देना। और दूसरी मिसाल मेरे सामने इस वक्त अफगानिस्तान की है कि वहां लोगों को खामखा निशाना नहीं बनाया जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि ठीक है, वक्त के साथ साथ आप अपने रवैयों में तब्दीली कर लें। वहां किसी का कत्ल नहीं किया जा रहा, लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। ये भी तो मेरे दीन का हिस्सा है, सही, ये भी तो मेरी तालीम का हिस्सा है, ये भी मेरी तरबियत का हिस्सा है
मेरा दीन, मेरी जिंदगी, मेरी तरबियत, मेरा सब कुछ ये एक है। जब हम कहते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो फिर वो यूं ही मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि अपने दुश्मन को भी माफ़ कर। एहसान साहब, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा। यानी मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ऑप्शन होना भी चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और इससे मुझे इख्तलाफ नहीं है, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आपके भी यकीनन पाक अफवाज में बहुत से दोस्त होंगे और ये कंसर्न शो करते होंगे कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ते रहे, जो हम पर खुद कुछ धमाके करते रहे, हमारे साथियों को शहीद करते रहे, उनसे हम बातचीत अगर करते हैं, ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हाँ, नहीं, एक बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ, sentiment तो वो एक सेंटिमेंट और एक वो चीज़ आता है, तो इस चीज़ के लिए भी क्या उनके जो कंसर्न्स हैं उनको अलाई करना ज़रूरी है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह यानी एयर वाइस मार्शल साहब ने बात की कि फ़ौज में जब कोई बंदा आता है तो वो काफ़ी ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, और वो पूरी रियासत के लिए उनका जहन में चीज़ें होती हैं कि मैंने अपनी पर्सनल जो जंग है वो नहीं लड़नी, बल्कि रियासत के लिए मैंने लड़ना है। तो मेरे ख्याल में अगर रियासत की इसमें बेहतरी हो तो बिल्कुल वहाँ पे भी उनको यानी चाहिए कि जिस तरीके से वो एक शहादत के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ पे भी यानी एक तरह वो कुर्बानी दें, और अपने जो पर्सनल उनके अगर हैं सेंटिमेंट्स भी, तो वो रियासत के लिए वो कर लें, को कुर्बान कर लें, और अमन को मौका दे, ताकि जिस तरीके से भी एक सवाल और आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे जो जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं पाक अफवाज के, उनके पास SOPs हैं कि जिसके तहत उन्होंने लड़ना है, किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ना है, और शायद उसी रिस्ट्रेंस या SOP की वजह से उन्होंने बहुत नुकसान भी उठाया। बड़ा आसान था कि दूर से अगर कोई मिसाइल मार देते, ठिकाने तबाह करते, कोलैटरल डैमेज जो होता रहे उनको परवाह नहीं थी, लेकिन इसी वजह से बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया। तो ये चीज़ कितनी मैटर करती है प्रोफेशनलिज्म में किसी भी आर्मी में? एग्जैक्टली मेरे अब जो यानी पिछले वॉर ऑन टेरर जो हमने लड़ी है, तो उसमें दो फैक्टर जो हैं वो मैं हमेशा से मैंने उस पर काम भी किया और वो किए, एक आइडियोलॉजिकल और एक ये कि ये जो जंग हमने लड़ी है वो अमेरिकन की तरह नहीं कि किसी और मुल्क में आके उन्होंने लड़ी है, ये पाकिस्तान ने लड़ी है अपने मुल्क में, अपने इलाकों में, अपने शहरी उनके सामने होते थे, तो वो बिल्कुल यानी एक बहुत मुश्किल फैसला भी होता था, और उसमें डिसिप्लिन का भी और SOPs को फिर जिस तरह आपने बात की फॉलो करना वो उनके लिए मुश्किल होता था। तो उसमें तो यानी अब दूसरी तरफ से उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी करते थे, और जिसकी वजह से यानी काफ़ी शहादतें भी हुई हैं और हर तरह तरीके से नुकसान भी पहुंचा है। ठीक, क्विकली ऐड करें फिर लास्ट फिक्रा सिर्फ कहना चाहता हूँ, हमें ये कहा गया कि फलदार दरख्त नहीं काटा जाएगा, बच्चों को नहीं मारा जाएगा, ख्वातीन के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, ख्वातीन को नहीं मारा जाएगा, बुजुर्गों को नहीं मारा जाएगा, जो हथियार फेंक दे उसको नहीं मारा जाएगा, जो लड़े उसके साथ लड़ा जाएगा, जो बच्चों को पढ़ा दे उसको छोड़ दिया जाएगा। एग्जैक्टली हमारी तरबियत दुनिया की तरबियत से बहुत मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक। एयर वाइस मार्शल साहब कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? आपने जो पिछला सवाल किया मैं उसमें ही ऐड करना चाहूँगा जी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या एथनिक ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो आप अपनी हिस्ट्री देखिए, हमारे जो दूसरे आर्मी के कमांडर इन चीफ थे जनरल मूसा, उनका ताल्लुक इसी हज़ारा फैमिली से था जिसको आज हम एक बड़ा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप समझते हैं। उसी फैमिली में से एयरफोर्स में एक एयर मार्शल हुए और बहुत सारे ऑफिसर्स और भी आए। एग्जैक्टली। एडमिरल साहब फाइनली जी लास्ट कमेंट आपका, क्या पैगाम देना चाहेंगे खास तौर पे उन नौजवानों पे जो पाक अफवाज जो है उन शोहदा को देखते हुए इंस्पायर होते हुए जो ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा जब तहरीक के हिसाब से लिहाज से कि इनको ये समंदर और ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हमारे नौजवान जिन्होंने समंदर देखा ही नहीं होता, हालांकि 1000 किलोमीटर है, उनसे मैं ये कहूँगा ये समंदर की जंग बहुत टफ होती है। इसीलिए कुरान पाक में इसको शहीद को 2 शहीदों का सवाब दिया जाता है, और ये बहुत टफ सर्विस है, लेकिन और इसमें आप हर किस्म का शौक भी पूछ सकते हैं, आप अपनी शहादत और वो दूसरे जज्बे जो है उनके साथ भी आ सकते हैं और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा ये आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इन नौजवानों को समंदर के इस पाक बहरिया की तरफ आएँ और आके और इसको एक्सपीरियंस करें कि चाहे वो पायलट बनना चाहते हैं, चाहे वो सबमरीनर बनना चाहते हैं, चाहे वो मरीन बनना चाहते हैं, तो वो जो जज्बा और जिस शहादत का ये अपने पार्टिसिपेंट ने जिक्र किया, हजरत अली का और सबका, वे तो हमारे लिए वो एक ऐसा जज्बा जो है वो बिल्कुल है, और उनको चाहिए कि इधर पाक बहरिया में आके इसकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेयर एडमिरल सलीम अख्तर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अजीम चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, एहसान टीबू महसूद साहब आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी यौम दिफा के मौके पे, आज पूरी कौम उन जवानों को
उन हमारे ऑफिसर्स को जो इस दुनिया में नहीं है, शहादत का मर्तबा हासिल कर चुके हैं। एक बार फिर उन्हें सलाम पेश करती है। और वो जो हमारी हिफाजत में, जैसे चौधरी साहब बात कर रहे थे कि सोते नहीं सिर्फ इस वजह से कि उनका मुल्क जो है वो उसकी सलामती पर कोई आँच ना आए और हम जैसे लोग जो हैं वो चैन की नींद सो सकें, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।